राजनीति में यह बात सिर्फ देश की सियासत पर नहीं बल्कि राज्यों की सियासी नब्ज भी टटोलते हैं। हमारे खास शो राजनीति में हर राज्य की हर वो खबर आपको मिलती है जिससे राज्य की सियासी धुरी हिलती है। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे देश की विधानसभाओं में हंगामे की। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा से लेकर के झारखंड विधानसभा, राजस्थान विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। अलग अलग मामलों को लेकर के आज विधानसभाओं में जमकर हंगामा हुआ। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के बीजेपी मिशन उत्तर प्रदेश पर उतर गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बस्ती और गोरखपुर का दौरा किया। जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी मौजूद रहे और साथ ही कांग्रेस भी अपने हाथों को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा निकाल रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। साथ ही इंडिया गठबंधन में चल रही पीएम फेस को लेकर के भी मीडिया से बातचीत उन्होंने की है। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। सदन का हंगामा विधानसभाओं तक पहुंच चुका है। सांसदों के निलंबन से लेकर के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री तक संग्राम संसद के गलियारे से निकलकर देश की विधानसभाओं के आंगन में पहुंच गया है। ये देश की विधानसभाओं की तस्वीर है जहां हंगामा इस वक्त बरपा हुआ है। पहली तस्वीर में हिमाचल प्रदेश विधानसभा को आप देख रहे हैं जहां गोबर पॉलिटिक्स देखने को मिला और बीजेपी विधायक टोकरी में गोबर लेकर के विधानसभा पहुंचे। वहीं दूसरी तस्वीर झारखंड विधानसभा की जहां निलंबन के विरोध में निलंबित बीजेपी विधायक गद्दा बिस्तर लेकर के विधानसभा पहुंचे। जबकि तीसरी तस्वीर राजस्थान विधानसभा की जहां सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांध करके विधानसभा पहुंचे। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा में 2 भाषाओं में शपथ लेने पर भी हंगामा हुआ। चौथी तस्वीर में छत्तीसगढ़ विधानसभा है जहां राज्यपाल के अंग्रेजी में अभिभाषण देने पर बवाल मचा। वहीं 5वीं तस्वीर मध्य प्रदेश विधानसभा की जहां नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा अध्यक्ष पद की शपथ ली है। देखिए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीजेपी ने विधानसभा में गोबर लेकर के प्रदर्शन किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बीजेपी विधायकों के साथ टोकरी में गोबर लेकर के पहुंच गए और बीजेपी विधायकों ने विधानसभा परिसर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी विधायकों का कहना है कि वो सरकार को गोबर का वादा याद दिलाने के लिए आए हैं। बीजेपी की गोबर पॉलिटिक्स क्या कुछ है, ये भी आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए। कांग्रेस सरकार ने किया था वादा पशुपालकों से गोबर खरीदने का। दरअसल कांग्रेस की तरफ से वादा था 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने का उन्होंने वादा किया था। सीएम ने अब तक उसे पूरा नहीं किया है। और दरअसल कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले 10 गारंटियां दी थी। इनमें कांग्रेस ने कहा था कि उनकी सरकार बनी तो वो पशुपालकों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे। लेकिन अब तक 1 साल के कार्यकाल के बाद भी सरकार गोबर खरीद शुरू नहीं कर पाई। हालांकि सीएम ने कहा है कि नए साल से गोबर खरीद शुरू हो जाएगी। बीजेपी की गोबर पॉलिटिक्स किस तरीके से दिखी, ये भी आपको दिखा देते हैं। पार्टी आई डाल के पता कर सकते हैं। अब उनके बोलने से तो कभी हम मान नहीं सकते। मैंने कहा कि 2023-24 में केवल 6600 करोड़ रुपए की कर्ज की लिमिट भारत सरकार ने हमारी अप्रूव की है। बीजेपी के समय 14,000 करोड़ की कर्ज की लिमिट थी और उन्होंने सारा अवेल किया और सारा अवेल किया उन्होंने। हमको पूछ रहे हैं तो झूठ जितना भी सच से टकराएगा, बार बार टकराता है झूठ, किसी न किसी रूप में बदल कर आता है झूठ, लेकिन जीत सच्चाई की होती है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटियां जारी की और चीख करके कांग्रेस के प्रदेश के और केंद्र के नेता इनके बोल रहे थे कि कैबिनेट की पहली बैठक में जो हमने गारंटियां दी थी उनको पूरा करें। जो वादा किया था, जो गारंटी दी थी, उन गारंटियों का क्या हुआ उस गारंटी का जो 1500 महिलाओं को देने की बात कही थी आपने जनवरी महीने से। वहीं झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी सदन में बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। इस दौरान निलंबित बीजेपी विधायक बिस्तर लेकर के पहुंच गए। विधानसभा स्पीकर ने बीजेपी के 3 विधायकों विधानसभा के बाहर प्रदर्शन बिस्तर लगाकर के बैठे बीजेपी विधायक बिरंची नारायण, भानु प्रताप शाही और जयप्रकाश पटेल निलंबित हुए और पूरे सत्र के लिए इन्हें निलंबित कर दिया गया था। निलंबित विधायक विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरना दे रहे हैं। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के विरोध में बीजेपी विधायक सदन में काली पट्टी बांध करके पहुंच गए। बहुत ही दुखद है कि झारखंड की आवाज को दबाना कहीं से भी अध्यक्ष जी को भी शोभा नहीं देता है। कल आप ही बताइए, प्रेस दीर्घा में आप लोग थे, क्या कोई जूता चप्पल मैंने चलाया, कोई डंडा चलाया, कोई माइक तोड़ा, कोई बिल फाड़ा? तो क्या हम बेल में जाके
अपना विरोध भी दर्ज नहीं करा सकते। वहीं राजस्थान में नई सरकार का गठन होने के बाद बुलाए गए विधानसभा सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस के विधायक काली पट्टी बांध करके विधानसभा पहुंचे। लोकसभा और राज्यसभा के 143 सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्ष के सांसद काली पट्टी बांधकर सदन में आए और इसके अलावा 2 विधायकों के अलग अलग भाषा में शपथ लेने पर बवाल मचा हुआ है। कोलायत से पहली बार विधायक चुने गए अंशुमन सिंह भाटी ने राजस्थानी भाषा में शपथ ली और इस पर प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने कहा कि शपथ उसी भाषा में ली जा सकती है जो भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो। इस पर अंशुमन सिंह भाटी ने कहा कि उन्होंने कल ही ईमेल करके सूचित कर दिया था कि वो राजस्थानी भाषा में ही शपथ लेंगे, जिसके बाद भाटी ने हिंदी में शपथ ली। अहम यूनुस खान यह विधानसभाया सदस्य निर्वाचितो अस्मि ईश्वरम सप्तेयत अहम विधि द्वारा स्थापितम भारतस्य संविधानं प्रति सत्य श्रद्धां निष्ठा च रक्षिष्यामि। अहम भारतस्य प्रभुताम् अखंडतां च अक्षुणां रक्षिष्यामि। यत् पदं च अहम गृह्णामि तस्य कर्तव्यानां श्रद्धापूर्वकं निर्वहणं करिष्यामि। जुबैर खान ये विधानसभा सदस्य निर्वाचितो अस्मि ईश्वर शपथ एवं विधि द्वारा स्थापित भारत से संविधान प्रति सत्य श्रद्धा निष्ठा च रक्ष्यामि। एवं भारत से प्रभुताम अखंडता च अक्षुणा रक्षस्यामि। यते पद च अहम गृह्णामि तस्य कर्तव्याना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करिष्यामि। तो देखिए, राजस्थानी भाषा में शपथ, हिंदी भाषा में शपथ। तो वहीं डीडवाना सीट से निर्दलीय जीत करके आए विधायक यूनुस खान ने संस्कृत भाषा में शपथ लेकर के सबको चौंका दिया। तो कांग्रेस विधायक जुबैर खान ने भी संस्कृत भाषा में शपथ ली। राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चा है कि मुस्लिम विधायकों ने संस्कृत में शपथ लेकर के एक नया इतिहास लिख दिया है। मैं रविंदर सिंह भाटी जो राजस्थान विधानसभा रो सदस्य निर्वाचित हुयो हूँ परमपिता परमात्मा ने शपथ ले हूँ कि मैं विधि रे अधीन स्थापित भारत रे संविधान सारू साची श्रद्धा और निष्ठा राखूंगा। मैं भारत री प्रभुता और अखंडता रे साबुत राखूंगा और जो पद रे मैं ग्रहण करने वालों हूँ उरे कर्तव्य रो पूरी श्रद्धा से पालन करूंगा। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। मैं रविंदर सिंह भाटी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और अब आपको बताते हैं कि आखिर संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये तमाम 24 भाषाएं हैं जो इसमें शामिल है और इसी में शपथ लिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ का अब जिक्र करते हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भी हंगामा आज देखने को मिला। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। राज्यपाल ने अंग्रेजी में अभिभाषण दिया और इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की। राज्यपाल के अंग्रेजी में अभिभाषण पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐतराज जाहिर किया है। तो देखिए राज्यपाल ने किस तरीके से अंग्रेजी में और सदन में इस पर कांग्रेस भड़क गई और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू हुई है और राज्यपाल ने अंग्रेजी में दरअसल ये अभिभाषण दिया। अंग्रेजी पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आपत्ति भी जाहिर की और राज्यपाल का अभिभाषण कम से कम हिंदी में हो, ये कांग्रेस की तरफ से अहम बातें कही गई। तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जोरदार हंगामा आज देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई और राज्यपाल ने दरअसल अंग्रेजी में अभिभाषण दिया। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की। राज्यपाल के अंग्रेजी में अभिभाषण पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना ऐतराज जाहिर किया है। राज्यपाल ने अंग्रेजी बोली, सदन में कांग्रेस इस पर भड़क गई। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही शुरू हुई सदन की कार्यवाही। राज्यपाल ने अंग्रेजी में अभिभाषण दिया और अंग्रेजी पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आपत्ति भी जाहिर की। यानी कि इन 5 राज्यों में आज
खूब हंगामा देखने को मिला है और उधर दिल्ली में तो हम लगातार देख ही रहे हैं सदन के बाहर किस तरीके से विपक्षी सांसद जोरदार इस वक्त हंगामा कर रहे हैं। हिंदी में भाषण कराया, हालांकि आज भी भाषण पूरा नहीं पढ़ा हुआ माना गया, लेकिन किसी भी सरकार की जो पहली बार गठित हुई है, राज्यपाल के अभिभाषण उस सरकार का आईना होता है और इसमें वो सारी बातों का उल्लेख होना चाहिए था जो वो आगे इस साल करने वाले हैं, लेकिन इस राज्यपाल के अभिभाषण में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको उल्लेख किया जाए। किस प्रकार से काम करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, इसमें कोई बातें नहीं है। तो एकदम नीरस भाषण राज्य सरकार ने राज्यपाल महोदय से भाषण कराया, जिसका इस भाषण का कोई औचित्य दिखाई देता नहीं। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के तीसरे दिन बुधवार को नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष बन गए। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक दिन पहले नामांकन जमा कर दिया था। विपक्ष का भी समर्थन मिलने के बाद उनका निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय था। प्रस्तावक सीएम डॉक्टर मोहन यादव थे, तो इस प्रस्ताव के समर्थक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बने। और हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीजेपी ने विधानसभा में गोबर लेकर के प्रदर्शन किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बीजेपी विधायकों के साथ टोकरी में गोबर लेकर के पहुंच गए और बीजेपी विधायकों ने विधानसभा परिसर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी विधायकों का कहना है कि वो सरकार को गोबर का वादा याद दिलाने के लिए आए हैं। बीजेपी की क्या है गोबर पॉलिटिक्स, ये भी आप समझिए। कांग्रेस सरकार ने दरअसल वादा किया था, पशुपालकों से गोबर खरीदने का वादा कांग्रेस की तरफ से था। 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने का ये वादा कांग्रेस ने किया था। सीएम ने अब तक इस वादा को पूरा नहीं किया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले 10 गारंटियां दी और इनमें कांग्रेस ने कहा कि उनकी सरकार अगर बनी तो वो पशुपालकों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, लेकिन अब तक 1 साल के कार्यकाल के बाद भी सरकार गोबर खरीद शुरू नहीं कर पाई है। हालांकि सीएम ने यह भी कहा है कि नए साल से गोबर की खरीद शुरू हो जाएगी। चलिए एक और अहम खबरों का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टियां इस वक्त जुटी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का दौरा करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। बस्ती में जेपी नड्डा ने सांसद खेलकूद महाकुंभ कार्यक्रम में पहुंचे, जिसमें योगी के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। साथ ही जेपी नड्डा ने बस्ती के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की है। इसके बाद नड्डा ने गोरखपुर वो पहुंचे और गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि 70 साल में एशियन गेम्स में कभी भी इतने मेडल नहीं आए जो मेडल पिछले एशियन गेम्स में आए हैं। नड्डा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को इंडिया के दायरे से निकाल करके भारत के दायरे में पहुंचा दिया है। इस बात को आपको समझना चाहिए कि 2014 में खेल में सिर्फ 1219 करोड़ का बजट था, लेकिन आज खेल में 3,357 करोड़ का बजट है। 2014 से पहले कोई ओलंपिक पोडियम टीम नहीं थी और अब टारगेट पोडियम ओलंपिक टीम बनी हुई है। वहीं सीएम योगी ने यह भी कहा कि प्रदेश ने संकल्प लिया है कि खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएंगे। हर गांव में स्टेडियम होगा। सीएम योगी ने कहा कि 500 खिलाड़ियों को डिप्टी एसपी, नायब तहसीलदार जैसे पदों की नौकरी भी दी गई है। आपको जान करके खुशी होगी कि हमारे टैलेंटेड 8,000 स्पोर्ट्स पर्सन 8,000 स्पोर्ट्स पर्सन का चयन किया गया है, जिनको हम ओलंपिक के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें 5,000 नौजवान भाई हैं और 3,000 हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, जिन 8,000 को भारत सरकार ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है, जिसमें डिप्टी एसपी का पद भी दिया गया है, नायब तहसीलदार का भी पद दिया गया है और साथ साथ पुलिस में भर्ती की अलग अलग श्रेणी में भी भर्ती की प्रक्रिया को उसको आगे बढ़ाया गया है। और भाइयों बहनों, मैं आज फिर आपको कह रहा हूं, 500 नए पद हमारे निकल रहे हैं खिलाड़ियों के लिए। खेल कोटे के अंतर्गत 2% आरक्षण की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है इसमें खिलाड़ियों के लिए, चाहे वह ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ हो, विश्व चैंपियनशिप हो, नेशनल गेम्स हो। जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करेगा
उसको सरकार सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी करेगी और आजीवन उसके भरण पोषण के लिए सपोर्ट भी करेगी। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सियासत को धार देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में होगी और इसमें प्रदेश भर के 300 से ज्यादा नेता शामिल रहेंगे। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा में क्या खास है, ये भी आप समझें। 11 जिलों से होकर के ये यात्रा गुजरेगी। हर जिले में 2 दिन यात्रा रुकेगी। रोज 20 किलोमीटर पैदल चलेंगे नेता। पूर्व सांसदों और प्रमुख चेहरों को जिम्मेदारी दी जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को सहारनपुर, पूर्व विधायक इमरान मसूद को बिजनौर, पूर्व सांसद जफर अली नकवी को शाहजहांपुर, सांसद रवि प्रकाश वर्मा को सीतापुर की जिम्मेदारी। 25 दिन का ये पूरा कार्यक्रम है जो बनकर के इस वक्त तैयार किया गया है। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का रोड मैप पूरी तरीके से तैयार है। उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से होकर के यात्रा गुजरेगी और यात्रा का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों से संवाद करना है। सीतापुर में यूपी जोड़ो यात्रा का समापन होने वाला है। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा रूट क्या कुछ होने वाली है, ये भी आप समझिए। सहारनपुर, फिर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ और फिर सीतापुर। तो ये एक रोड मैप तैयार किया गया है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से पहली यात्रा सफल हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को समेटने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाएगी और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा इस वक्त कांग्रेस निकालने वाली है। चलिए रुख अब पश्चिम बंगाल का कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। ममता बनर्जी ने केंद्र की तरफ से बंगाल को मिलने वाला फंड रोके जाने की शिकायत की और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी से कहा कि राज्य और केंद्र के अधिकारी इस मुद्दे को सुलझाएंगे। मीटिंग के बाद ममता ने बताया कि केंद्र ने गरीबों का पैसा रोक दिया है। तो मोदी और दीदी की क्या कुछ मुलाकात हुई है, ये भी हम समझा देते हैं आपको। देखिए, ममता बनर्जी का सवाल था कि मनरेगा के तहत 100 दिनों के काम का पैसा क्यों नहीं मिला। प्रधानमंत्री मोदी का जवाब था कि मामले में केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल के अधिकारी संयुक्त बैठक करने वाले हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी का सवाल था कि पश्चिम बंगाल की तकरीबन जो 1.15 लाख करोड़ रुपए है उसकी राशि बकाया है। केंद्र और राज्य के अधिकारी संवाद करें, केंद्र देखेगा, राशि रिलीज की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र बंगाल का बचा हुआ पैसा नहीं दे रहा है, जो कि गरीबों का पैसा है। और इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 19 दिसंबर को हुई इंडिया की बैठक में भी प्रधानमंत्री फीस को लेकर के बातचीत की थी। क्या कुछ कहा था, सुनवा देते हैं आप। नहीं, खारगे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खारगे जी को होना चाहिए। खारगे जी अगर फेस होगा तो ठीक है और हमारा कोई एतराज नहीं है और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी।